यदि आप सोच रहे हो कि ये तो कुछ नहीं जानते, ये तो वैसे ऐसे ही टाइम पास है, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हो। यदि 50% ही नंबर ले आओ उसमें 50%, तो मैं गारंटी देता हूँ, बता देना कमेंट करके सर मेरे 50% नंबर। दोस्तों और सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगी। मेरी क्वालिटी की पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें क्वालिटी के विषय में जो दूसरी वीडियो थी, मैंने आपको उसमें जो लेटेस्ट टॉपिक था उसमें बताया था मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का संवैधानिक विकास। जो हमारी यूनिट फर्स्ट है वो स्टार्ट हो गई थी पिछली क्लास में। उसी में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो अंग्रेज आया था, मैं एक बार जो लास्ट क्लास हुई है उसका एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे कि आपको उसका रिवीजन हो जाए। और जिन बच्चों ने नहीं देखी है, जिन दोस्तों ने नहीं देखी है, उनसे मैं कहता हूं कि आप पहली दो वीडियो आ चुकी हैं उन्हें देखिए, क्योंकि आपकी ऐसी समझ में आएगा बिल्कुल शुरू से लेकर चलेंगे बेसिक लेवल से बिल्कुल ही, तो जो भी आपकी समझ में आएगा एक पॉइंट तभी क्लियर होगा, वरना अदरवाइज आप बीच में से देखोगे कहेंगे सर हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही। हो तो जाएगी लेकिन क्लियर, बट जो शुरू से जो समझ में आएगी बात, तो जो बीच में समझोगे तो उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा, कहीं ना कहीं अंतर आएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप पहले जाकर दोनों वीडियो को देखिए। पॉलिटी की को सिर्फ 2 वीडियो आई हैं अभी, हिस्ट्री की तो बल्कि 6-7 वीडियो आ चुकी हैं। तो हिस्ट्री की क्लास लाऊंगा अभी बहुत जल्द, पहली पॉलिटी की, आज तीसरी क्लास होने वाली है पॉलिटी की। जैसा कि लास्ट क्लास में मेरी सेकंड क्लास में यूनिट फर्स्ट में बता दिया मैंने भारत का संवैधानिक विकास कि कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले अंग्रेज आए 1599 ईस्वी में, जॉन मिल्टन जो आया था अकबर के दरबार में। उसने ही जो उस टाइम पर ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट यानी कि प्रथम, उनसे भारत में यानी कि पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए एक क्या करें एक पेपर लिखा था उन पर। उन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, उन्होंने उस पर सिग्नेचर किए थे। तो इसको जो प्रपत्र को पूरे को 1600 ईस्वी का राज्य एक्ट कहा गया, यानी कि 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट कहा गया। ठीक, इसी के थ्रू लंदन में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। मैंने आपको बताया था इसके संस्थापक से 2 व्यक्ति थे, उनका भी नाम बताया था, मैंने लिखवाया था। और उसका जो वास्तविक नाम था वो कई एग्जाम में पूछा गया, उसको भी मैंने आपको समझाया था, एकदम पूरी डिटेल आपको पूरी चीज क्लियर करी थी। ठीक, और उसकी जो संरचना थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो संरचना थी उसके बारे में बताया था। उसके 2 पार्ट थे, एक था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स यानी कि सुधारी मंडल, जिसने कंपनी बनाई थी। जैसे कि मैं हूँ कोई, यदि मैं कोई कंपनी बनाऊंगा तो मेरा खुद का जो निर्देशक मंडल होगा, यानी कि जो मैं अपने हिसाब से जिन बच्चों को, अपने जिन दोस्तों को, जिन भाइयों को, जो हमारे इंजीनियर, जिनको भी मैं किसी फील्ड में कोई कंपनी बनाऊंगा, तो जो मैं अपने साथ से बंदे रखूंगा उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ठीक, जो एक पार्ट इसका कंपनी का ये था। दूसरा पार्ट था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो था निदेशक मंडल। जो निदेशक मंडल था उसको जो सरकारी मंडल था जो कंपनी का, वो उसके द्वारा जो डायरेक्टर थे वो चुने जाते थे, उसी जो क्या है सरकारी मंडल के द्वारा चुने जाते थे। तो ये पूरी संरचना मैंने वाकायदा लिखवाई है, आपको समझाई भी है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की। ठीक, तो मैं अब आज आपको बताऊंगा कि जब 1608 ईस्वी में जब ब्रिटिश आते रहे, स्टार्ट हो गए, यानी जहांगीर के दरबार में आया था पहला ब्रिटिश, तो उसने कंपनी को मतलब कि स्थापित करने की बात की, भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी, तो जहांगीर ने क्या है अनुमति दे दी, व्यापार कर सकते हो। फिर उन्होंने अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली स्थायी कंपनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद 1613 ईस्वी में पूरी स्थायी कंपनी ही सूरत में स्थापित कर दी। तो मैं सारी बात डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूँ। टॉपिक क्या था? यूनिट फर्स्ट थी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। तो मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूं। जो टॉपिक है हमारा क्या है, आज बोल रही है यूनिट फर्स्ट चल रही है हमारी, यूनिट फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, यूनिट फर्स्ट क्या है टॉपिक? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारा टॉपिक चल रहा था, जो कि लास्ट क्लास में स्टार्ट हो चुका था, यानी कि सेकंड क्लास में पॉलिटिक्स में। ठीक है, और जो फर्स्ट क्लास की पॉलिटिक्स, उसमें मैंने आपको मतलब बेसिक बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का क्या अर्थ है, संविधान की क्या परिभाषा है, वो समझाया था जो फर्स्ट क्लास थी। सेकंड में यूनिट फर्स्ट
तो यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होती थी हमने सेकंड क्लास में पॉलिटिक्स में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। आज पॉलिटिक्स तीसरी क्लास है, भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, ठीक है दोस्तों। ये सब क्लियर कर हुआ था कि भारत का संवैधानिक विकास ये इतिहास में क्या क्या था। मैं आपको पहले बता दूंगा था, जब से अंग्रेज आए तभी से हमारा जो भारत का इतिहास बनना स्टार्ट हो गया था। भारत का इतिहास की थोड़ी क्या करें, संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। तभी से जो कोई 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया, फिर 1726 का आएगा, फिर 1783 का आएगा, मतलब यानी कि बहुत सारे एक्ट आने स्टार्ट हो गए। जब एक्ट आने स्टार्ट हो गए तो हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल यानी भारत का संविधान है वो बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक, तो अब 1600 वहां तक की बात हो गई थी। कंपनी का क्या है कि स्ट्रक्चर की बात हो गई थी। फिर क्या आता है, फिर आती है 1608 ईस्वी में। फिर क्या है, 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में अंग्रेज आता है, यानी कैप्टन विलियम हॉकिंस। वो उस टाइम पर जो ब्रिटेन का क्या था, महाराजा जो था वो था जेम्स फर्स्ट, यानी जेम्स प्रथम के प्रतिनिधित्व में वो हमारा आया था, क्या कह रहे हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस। उसने जहांगीर से यानी भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी, तो जहांगीर ने क्या किया, व्यापार करने की अनुमति दे दी। ठीक, जो जेम्स फर्स्ट था तो अंग्रेजों ने सिर्फ क्या करें कि 15 वर्षों के लिए ही मांग के आए थे। महारानी जो एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट थी, उनसे 15 वर्षों के लिए व्यापार की मांग की थी कि 15 वर्ष के लिए हम व्यापार करेंगे पूर्वी देशों में, फिर हम आ जाएंगे। तो जो जेम्स प्रथम था, जो जेम्स फर्स्ट था, उसने उनके कंपनी के जो अधिकार थे, यानी जो कंपनी आई थी, जो ग्रुप आया था, उनके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वो थे क्या कहते हैं अधिकार थे, उनको बढ़ा दिया गया टाइम पर। एक बार 1609 ईस्वी में बढ़ा देगा, फिर 1615 ईस्वी में बढ़ा देगा, फिर 1626 ईस्वी में, यानी कि जो उनका टाइम पीरियड था उसको कंपनी को और अच्छा मजबूत बनाने के लिए उनके टाइम पीरियड को हौले हौले बढ़ाते गए। तो जब अनुमति दे दी जहांगीर ने अपने व्यापार करने की भारत में 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस को, तो उसके बाद में क्या हुआ, जब अनुमति मिलने लगी तो व्यापार भी करने लगा, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर क्या हुआ कि 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम अस्थायी, आपसे पूछेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की प्रथम स्थायी, बस मैं आपको बता रहा हूँ, प्रथम अस्थायी कंपनी थी, इन्होंने मूसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित की थी। और जो प्रथम स्थायी कंपनी थी वो सूरत में स्थापित की थी 1613 ईस्वी में। आप यही कंफ्यूज हो जाएंगे, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम स्थायी कंपनी या प्रथम कंपनी कौन सी बनाएगी, कहाँ बनाएगी, तो आप पहला ऑप्शन मूसलीपट्टनम होगा, आप उसी को करके आएंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, पहले स्थायी पूछिए या अस्थायी कंपनी पूछिए। ये बहुत ही फैक्टर पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आप भी एग्जाम दोगे और भी वाला भी एग्जाम देंगे। तो आप देखना है कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, कैसे देखते हो क्वेश्चन को। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखना, इसको लिखवाऊंगा मैं, समझा रहा हूँ एक बार। जब स्थायी हो गई कंपनी तो कंपनी का फिर वो क्या करें, विकास होने लगा, काम करने लगा कंपनी जो पावर थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ, 1615 में दूसरा व्यक्ति आया। ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि जहांगीर के शासनकाल में दूसरा अंग्रेज कौन आया था, दूसरा अंग्रेज कौन आया था 1615 ईस्वी में आया था, सर थॉमस रो। इसको विशेषकर ध्यान रखेंगे, मैं आपको शॉर्ट में लिखवाऊंगा और बताऊंगा पूरा डिटेल में, वैसे आप सुनते रहिए। मैं सिर्फ यहाँ पर लिखवाऊंगा, क्या करें शॉर्ट में जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करवाऊंगा, लेकिन पूरा डिटेल में क्लियर करूंगा, हर एक पॉइंट क्लियर करूंगा। वैसे आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ 1615 में सर थॉमस रो क्या थे अंग्रेज, वो जहांगीर के दरबार में दूसरा अंग्रेज आ गया। जब अंग्रेज आ गया जो क्या कह रहे हैं, तो और अनुमति मांगी उसने, जहांगीर ने वो भी दे दी कि आप कर सकते हो व्यापार, कोई दिक्कत नहीं है। उसने भी सर टैक्स वैक्स का देखना, थोड़ा रहन करना, यानी कि थोड़ा रिड्यूस करना, तो जहांगीर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से स्वतंत्र रूप से आप व्यापार कर सकते हो, टैक्स वैक्स बिल्कुल ना के बराबर उन पर अप्लाई कर दिया अंग्रेजों पर, जो कंपनी थी कि आप ना के बराबर टैक्स दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इतनी बात मैं आपको लिखवाई देता हूँ, पता समझा चुका हूँ मैं। अब आपको जो मेन पॉइंट्स है इस पर लिखवाई देता हूँ कि 1608 ईस्वी में कौन आया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस। सिर्फ शॉर्ट में लिखवाऊंगा, पूरा बता चुका हूं, कैप्टन विलियम हॉकिंस। जो
इतिहास की जो बातें हैं वो बिल्कुल इतिहास में हिस्ट्री क्लास में बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा, हर एक को डिटेल में क्लियर करवाऊंगा। बस यहाँ पर मैं क्योंकि पॉलिटिकल क्लास है, हिस्ट्री क्लास में चल रही है, तो बस मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, यानी कि सिर्फ आपको मैं बताऊंगा कि जिससे आप याद रखें बातों को, लेकिन जो पूरी डिटेल है मैं हिस्ट्री क्लास में कराऊंगा, आपको एक पॉइंट क्लियर करूंगा, ये बताऊंगा जब क्यों आया, कैसे आया, कहाँ किसके थ्रू आया, ये सारे क्लास डिस्कस करेंगे हिस्ट्री क्लास में। लेकिन जब पॉलिटिकल क्लास है तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम जल्दी स्टार्ट करते हैं और थोड़ा संक्षिप्त में ही यानी ब्रीफ में थोड़ा समझेंगे। आया यानी कप्तान विलियम हॉकिंस भारत आया, भारत आया किसके शासन काल में आया, कौन शासन कर रहा था, मुगल शासक कौन था, जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेज है, जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेज। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, कैप्टन विलियम हॉकिंस। और ये पूछेंगे जब आया था तो ब्रिटेन का महाराजा या राजा कौन था, तो वो कौन था, जेम्स प्रथम था, जहांगीर के शासनकाल में आया ठीक है दोस्तों। उस टाइम पर ब्रिटेन का राजा कौन था, डेट टाइम किंग ऑफ ब्रिटेन कौन था, किंग ऑफ ब्रिटेन कौन था, जेम्स फर्स्ट, जिसने कंपनी के जो अधिकार थे समय समय पर कंपनी के अधिकारों को बढ़ाता गया। 3 बार बढ़ाए थे, बता चुका हूं मैं आपको, 1609 में बढ़ाए, फिर 1615 ईस्वी में बढ़ाए, फिर 1626 ईस्वी में बढ़ाए। ठीक, शोर में लेके जाऊं, कब कब कंपनी के अधिकारों को बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया, क्योंकि 15 वर्षों के लिए लाए थे जो ग्रुप आया था एडवेंचर मर्चेंट एडवेंचर जो ग्रुप आया था, तो 15 वर्षों के लिए आया था, इसलिए कब कब बढ़ाए कंपनी के अधिकार राइट को बढ़ाए, सर्वप्रथम बढ़ाए 1609 ईस्वी में, उसके बाद 1615 ईस्वी में, और उसके बाद 1626 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ये 3 बार इसमें जो कंपनी के अधिकार थे उनको बढ़ाया था। ठीक, अब पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने प्रथम अस्थायी कंपनी कहाँ स्थापित की। ठीक, अब ब्रिटिश में प्रथम अस्थायी कंपनी, प्रथम अस्थायी कंपनी, ठीक, कहाँ, मूसलीपट्टनम में, मूसलीपट्टनम। और कब ईस्वी कौन सी थी, कब बताई गई थी, ये पूछ जाएगा, तो 1611 ईस्वी में। ठीक, ये तो हो गई किसकी बात, ये हो गई अस्थायी कंपनी की बात। अब पूछा जाएगा कि प्रथम स्थायी कंपनी कब बनाई, तो प्रथम स्थायी कंपनी, प्रथम स्थायी कंपनी ये कब बनाई गई, कहाँ स्थापित की गई, यानी कि प्रथम कंपनी स्थापित मूसलीपट्टनम में की गई 1611 ईस्वी में, और प्रथम स्थायी कंपनी ये की गई सूरत में, सूरत में स्थापित की गई। ठीक है दोस्तों, और ये कब की गई, किस ईस्वी में की गई, ये की गई 1613 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। क्या क्या था मैंने आपको समझा, पूरा दिया, जरूर ब्रीफली समझाया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको सिर्फ पॉइंट्स नोट करवाए जो एग्जाम में पूछे गए, बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आने वाले एग्जाम उसमें भी पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये, वैसे आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, वैसे सपोर्ट करते रहिए। आपको मैं कह रहा हूँ किसी भी एग्जाम का कोई भी हो, यूपीएससी लेवल का प्रीलिम्स की गारंटी दे रहा हूँ, वैसे आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा, मैं किसी को नहीं ले रहा मैं गारंटी, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, वो लिखना पड़ता है, लेकिन यूपीएससी में प्रीलिम्स की गारंटी दे रहा हूँ। बस आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और सेल्फ स्टडी करते रहिए। सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्जाम में। आप मेरे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नोट करते रहिए। सर्वप्रथम क्या करना है आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर पेन पेपर लेते हैं, इस पर नोट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ यदि आप वीडियो को पॉज करके जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, जिससे कि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए। क्योंकि अब मैं यहाँ पर नोट लिखवाऊंगा, फैक्ट लिखवाऊंगा खाली यहाँ पर फैक्ट।
तो सिर्फ आप फैक्ट याद करोगे, फिर ये कहोगे सर मेरी समझ में नहीं आया ये कैसे हुआ। लेकिन यदि आप फैक्ट जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिख लेंगे तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक, पहली बात हो गई नोट तैयार कर लिए। दूसरी बात क्या होगी कि आप सेल्फ स्टडी करिए, कोई भी किताब ले लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। मैं यहाँ कह दूँ कि मैं आपको उदाहरण के देता हूँ तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। यदि मैं यहाँ नोट्स करवाता रहूँगा इससे ये एग्जाम नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपको कहीं और दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। वैसा इसी के साथ यूट्यूब हमारे चैनल के साथ बने रहिए और जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको नोट करते रहिए और सेल्फ स्टडी करते रहिए। मैं भी देखता हूँ कि आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता। 120% गारंटी देता हूँ सिलेक्शन होगा, बचा पड़ा रहेगा सिलेक्शन भी। स्टार में रहेंगे सब काम होंगे। वैसा आप लगातार मेहनत करिए हमारे साथ, ठीक जैसे कि हम आपके साथ कर रहे हैं, मेहनत पूरा योगदान कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। कंपनी के क्या थे जो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं इनको, जो कंपनी के अधिकार से धीरे धीरे बढ़ने लगे, इन बढ़ाते गए, 3 टाइम्स बढ़ाए गए जेम्स फर्स्ट पे, 3 टाइम्स कंपनी के अधिकारों को बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया। फिर क्या हुआ कि 1615 ईस्वी में दूसरा आता है, दूसरा अंग्रेज आता है, कौन से, जहांगीर के शासनकाल में, यानी जहांगीर के दरबार में। ये जहांगीर के दरबार में आया था, शासनकाल में और दरबार में। ठीक है दोस्तों, दरबार में, शासनकाल मतलब कि दरबार में भी आया था ये। ठीक, प्रथम अंग्रेज तो ये हो गया, फर्स्ट अंग्रेज। मैं ये नहीं कह रहा फर्स्ट अंग्रेज और गया, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में यानी दरबार में पहला आया था फर्स्ट ब्रिटिशर। फर्स्ट ब्रिटिशर हु केम इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, कौन था, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक, अब 1615 ईस्वी में कौन आता है, सेकंड अंग्रेज, सेकंड ब्रिटिशर तक कौन था, सर थॉमस को। ठीक है दोस्तों, ये भी लिखवा रहा हूं आपको। वैसे आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और नोट तैयार करते रहिए, आपका ये नहीं कुछ नहीं छोड़ने। 1615 ईस्वी में कौन आया, दूसरा अंग्रेज आया, सर थॉमस को। ठीक, 1615 ईस्वी में कौन आया, 1615 ईस्वी में आया सर थॉमस रो। सर थॉमस रो, ये कौन था, सेकंड ब्रिटिशर, सेकंड ब्रिटिशर, सेकंड ब्रिटिशर who came in the court of Jahangir, in the court of, यदि कोई शब्द समझ में आ रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज को नोट कर लेना। सेकंड ब्रिटिशर्स who came in the court of जहांगीर, जहांगीर मुगल बादशाह, मुगल एम्परर। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड अंग्रेज था जो जहांगीर के कोर्ट में, जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के दरबार में आया था। वैसे यही पूछा जाएगा कि सेकंड अंग्रेज कौन था और वो कब आया था, तो 1615 ईस्वी में आया था। और कौन आया था, सर थॉमस रो। ठीक दोस्तों, अब ऐसे धीरे धीरे अंग्रेज आते रहे, कंपनी का जो प्रक्रिया थी वो चालू होती रही। अब सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जब आता है जब 1726 ईस्वी का, यानी कि अब कंपनी धीरे धीरे अपना प्रचार करने लगी, अपना विस्तार करने लगी, धीरे धीरे फैलाती गई अपने विस्तार को होले होले। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 1726 ईस्वी का चार्टर। ठीक, यानी 1726 का राजलेख। उसमें क्या हुआ, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों में अलग अलग नगर निगम की स्थापना कर दी गई। यानी कि नगर निगम का मतलब क्या हुआ कि अब जो नियम और कानून है वो अब अंग्रेज कंपनी बनाएगी, यानी कि इंग्लिश कंपनी बनाएगी। वो कहाँ बनाएगी, 3 जगह, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था अंग्रेजों के लिए, जो इतना भी नहीं बढ़ा था, मतलब थोड़ा बहुत तो बड़ा ही था। यानी 1726 का चार्टर है, यानी 1726 का राज्य स्थापना कर दी गई, टर्निंग पॉइंट आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हमारे जो राजा थे वो भयभीत होने लगे कि ये तो अपना धीरे धीरे स्पाइस बढ़ा रहे हैं हमारे यहाँ पर। फिर क्या हुआ कि 1757 ईस्वी में, आपको जैसा कि सभी को पता होगा कि 1757 में हो जाता है प्लासी का युद्ध। किस के बीच में होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजों को ओर से लड़े थे, और दूसरे कौन थे हमारे, दूसरे थे सिराजुद्दौला, यानी सिराजुद्दौला जो कौन थे, अवध के नवाब थे। इन दोनों के बीच में
एक युद्ध हो जाता है। जब युद्ध हो जाता है तो इसमें किसकी जीत होती है आप सभी को पता होगा, बचपन से ही पढ़ते आओगे, छठी के बाद से पूछोगे तो वो भी बता देगा कि कौन जीता था, अंग्रेजों की जीत हुई थी इसमें, इससे में कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जब इंग्लिश अंग्रेजों की जीत होने लगी तो अब अंग्रेजों का हमारे ऊपर दबाव बनने लगा धीरे धीरे, कोई अब क्या करें, कब कर भी नहीं सकते हम, तो सिर्फ क्या करें यूनिटी करके और कर सकते हैं, लेकिन जीत के सकते थे। जो हमारे थे सिराजुद्दौला थे, उसके जो मंत्री थे, उनको मंत्रियों में डिस्कस करूंगा आगे, उन्होंने ही धोखा दे दिया, इसी की वजह से हमारे जो थे उनकी हार हुई। ठीक, तो टर्निंग पॉइंट कब आया, पहला टर्निंग पॉइंट कब आया, पहला टर्निंग पॉइंट आया 1726 ईस्वी का चार्टर, 1726 का चार्टर है, ठीक, यानी कि राजलेख, 1726 ईस्वी का राजलेख। इसके थ्रू क्या हुआ, इसके थ्रू क्या हुआ कि तीनों में कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों में नगर निगम की अलग अलग सेपरेटली अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया, यानी कि स्थापना कर दी गई। ठीक, किसकी कौन कौन सी जगह, कोलकाता यानी कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है दोस्तों, हिंदी में लिख लेंगे कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों में क्या कर दिया गया, सेपरेटली अलग अलग नगर निगम की स्थापना कर दी गई थी, अलग अलग नगर निगम की स्थापना कर दी गई, नगर निगम की स्थापना कर दी गई, स्थापना कर दी गई। यदि दिखना ना हो तो मैं बोल रहा हूं, साथ ही साथ नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों, अलग अलग नगर निगम की स्थापना की गई, ठीक है दोस्तों, अलग अलग, ठीक है। क्या हुआ, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में नगर निगम की स्थापना कर दी गई, यानी कि मेयर कोर्ट्स की स्थापना कर दी गई, मेयर कोर्ट की स्थापना। और इनका क्या कार्य था, आपको बता चुका हूं कि कानून बनाने का कार्य था, और ये क्या कार्य करते थे, मेकिंग लॉज, यानी कि कानून बनाना, मेकिंग लॉज यानी कि कानून बनाने का कार्य करने लगे। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था अंग्रेजों के लिए, 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो यहीं से अब क्या करें, शुरू हो जाता है पहले से, लेकिन अब यहाँ से चार्टर एक्ट आने स्टार्ट हो गए थे। ठीक, अब 1757 ईस्वी में बताया चुका हूँ कि क्लासिकल जो है आपको डिटेल में लिखवाऊंगा अभी, जो नेक्स्ट क्लास होगी जब भी, तो आपको मैं समझा देता हूँ। उसमें अंग्रेजों ने हमारे जो मुझे क्या कह रहे हैं अवध के नवाब से सिराजुद्दौला, उनको हरा दिया। तो यहाँ पर अंग्रेजों को बहुत बड़ी विजय हुई, यानी बहुत बड़ी जीत मिली उनको, और उनका विश्वास जीता, विश्वास हुआ कि हम भारत पर धीरे धीरे ऐसे ही उनको तोड़ेंगे, फिर मोड़ेंगे, फिर अपने में जोड़ लेंगे। ये नीति वो लोग अपनाने लगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट एक और, उससे इससे बड़ा भी एक टर्निंग पॉइंट जब आया, जब होता है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, जब हमारे यानी भारत से तीन शासक और अंग्रेजों का सिर्फ कैप्टन मंगोल, फिर भी हमारे जो की जीत नहीं हुई। और वो क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि अंग्रेज जो आए थे वो उन पर क्या कहते मॉडल हथियार थे, मॉडल आर्म्स थे, यानी कि आधुनिक शस्त्र थे, उन पर तो बंदूकें थी। हमारे यहाँ पर क्या जो तलवार वाले थे ऐसे चलाते थे, उनसे कुछ होता नहीं था, वो डायरेक्ट शूट करते थे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा था जिसमें कि हमारी हार हुई थी। ठीक, तो दूसरा टर्निंग पॉइंट कहाँ पर आया था सबसे बड़ा, दूसरा टर्निंग पॉइंट आया 1764 ईस्वी में, यानी कि बक्सर के युद्ध में। ठीक, इसको जो 1757 का लास्ट युद्ध हुआ, क्या हुआ 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ आपको बता चुका हूं मैं, किन किन के बीच में हुआ, बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव एंड
सिराजुद्दौला। भाई स्पेलिंग देख लेना एक बार, रेज्यूमे पूरी ओर से अपने से कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन आप एक बार देख सकते हो। लेकिन आप इंग्लिश को करोगे क्या? पॉलिटिक्स क्लास है, आपको याद रखना रॉबर्ट क्लाइव, हिंदी में लिख देता हूँ रॉबर्ट क्लाइव, इतना याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा कौन था? सिराजुद्दौला। वो कौन था? अवध नवाब था, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। ठीक है दोस्तों, इसमें जीत किसकी हुई थी? जीत किसकी हुई थी? इसके क्या कह रहे हैं, सेनापति और एक मंत्री ने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था, जिससे जीत किसकी हुई? अंग्रेजों में, क्योंकि ये अंग्रेजों को नेतृत्व कर रहा था, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिशर्स का, यानी कि अंग्रेजों का। ठीक, जीत हुई। जब जीत हुई तो यहाँ से अंग्रेजों का जो था हौसला बुलंद होने लगे हो। ठीक है, जीत हुई। ठीक, इसके बाद में क्या हुआ? सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट एक और कुछ सालों बाद ही, लगा लो 7 साल बाद ही, एक और बहुत ही, जिससे कि बिल्कुल ही बंगाल की थी कि बिल्कुल ही स्थिति चेंज कर दी, जो हुआ था। ये कहाँ का राजा था? कहाँ का नवाब था? सॉरी, ये था अवध का नवाब था। वहां पर अवध में क्या नवाब हुआ करते थे, जैसे कि नस्लों में नवाब हुआ करते थे। हैदराबाद में कौन हुआ करते थे? हैदराबाद में निजाम हुआ करते थे। उसी प्रकार अवध में नवाब हुआ करते थे, यानी कि पूरे अवध पर इनका शासन हुआ करता था। तो ये था नवाब सिस्टम था जो। ठीक दोस्तों, अब क्या हुआ कि अब 7 साल बाद ही हो जाता है 1764 ईस्वी में, क्या हो जाता है? बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध से ही पूरी स्थिति बिल्कुल चेंज हो गई। जब बक्सर का युद्ध हो गया तो पूरी स्थिति बिल्कुल बंगाल की बिल्कुल ही खत्म हो गई। इस बंगाल का पूरा जो शासन था बिल्कुल अंग्रेजों का ही हो गया। ठीक, वो मैं समझाता हूँ, मिटा देता हूँ आपको, क्योंकि वो बड़ा पॉइंट है, उसमें मैं लिखवाऊंगा ये किस स्थिति बीच हुआ था, तो लिखवाऊंगा, उसको मिटा देता हूँ। 1757 का युद्ध हो गया। फिर क्या होता है? 1764 ईस्वी में होता है बक्सर का युद्ध। दोस्तों बस आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आपसे यही बार बार कहना चाहूंगा कि आपको कंटेंट इतना दे दिया जाएगा कि आप ये कहोगे सर ये एग्जाम में आई नहीं, ये क्यों करवा दिए। लेकिन जब आप बड़ा एग्जाम दोगे, कोई बड़ा एग्जाम यानी कि यूपीएससी लेवल का, हंसने वाली बात नहीं है इसमें। आप किसी भी की उम्र देख कर अंदाजा लगा सकते हो कितना कितना ज्ञान होगा। ठीक है ना? वैसे आपको यही नोट रखना है कि ज्ञान किसी से भी ले लो। यदि मैं कुछ भी हूँ कि आप ही जैसा ही भाई मानूं उसको भी, मैं यदि 5 साल के बच्चे से 8 साल के बच्चे से कुछ सीख रहा हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सीख लेना चाहिए। इससे बहुत बड़ी आय को बहुत बड़ी सीख मिलती है इससे। ये नहीं है कि ज्ञान छोटे से नहीं मिल सकता, छोटे से मिल सकता है, बड़े से तो मिलता ही मिलता है। तो भाई आप किसी बात को दिमाग में रखना, आपने में ये नहीं सोचना है कि मुझसे छोटा है या मुझसे बड़ा है, ये क्या जानता होगा, मेरे बराबर जानता है नहीं जानता। भाई पढ़ा रहा हूँ कुछ ना कुछ तो अलग डिफरेंस ढूंढना ही। अब आप ये देख लीजिए, तो हिस्ट्री की मैंने जो क्लास ली है 5-6 वीडियो, उसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइए, आप उसका अपना लेवल जाकर चेक कर लीजिए कि आपका लेवल कहाँ है और हम जो पढ़ा रहे हैं उसका लेवल कहाँ है। यदि आप सोच रहे हो कि ये तो कुछ नहीं जानते, ये तो वैसे ऐसे ही सेम पास है, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हो। यदि 50% ही नंबर ले आओ उसमें 50%, तो मैं गारंटी देता हूँ, बता देना कमेंट करके सर मेरे 50% नंबर आ गए उसमें। जिसने क्लास की होगी उसके 100% नंबर आए होंगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है दोस्तों, 1764 में क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। दोस्तों आप बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हो, थोड़ा सहयोग करो, वीडियो को थोड़ा फैलाओ यार। आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, रात दिन नोट बनाने में यार, ये खुद मेरे खुद की तैयारी के नोट है, मैं किसी सर की कॉपी नहीं बढ़ा रहा। आप कोई वीडियो यूट्यूब पर चेक कर लीजिए, किसी भी ऐप पर चेक कर लीजिए, मैं किसी सर की कॉपी नहीं बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ अपना यूनिक जो मैंने खुद नोट तैयार किए हुए हैं उनसे पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी सर की कॉपी नहीं कर रहा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 1764 ईस्वी में होगा बक्सर का युद्ध। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें भारत की ओर से 3 राजा, शासक, नवाब यानी तीनों मिलकर अंग्रेजों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेजों की विजय हो जाती है, यानी कि अंग्रेजों की जीत हो जाती है। तो अंग्रेजों की यहाँ से जीत हो जाती है तो यहाँ से ही पूरा माहौल बिगड़ जाता है, यानी अब अंग्रेजों का हमारे पर दबाव बनना स्टार्ट हो जाता है। अब हम अंग्रेजों से धीरे धीरे कहीं न कहीं दबने लगते हैं, टैक्स देने लगते हैं उनको अलग अलग प्रकार से। जब 1700 जो क्या करें 74 में जब क्या करें जो देश शासन लगेगा बंगाल पर 72 में 1700 क्या करें 65 से 1772 में जब इसकी जो 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में जो संधि होगी, इलाहाबाद की महत्वपूर्ण संधि है,
उससे बंगाल में क्या हो जाता है, द्वैध शासन बढ़ जाता है। तो द्वैध शासन बढ़ जाता है तो बहुत ही ज्यादा में टैक्स, बहुत ही अधिक मात्रा में टैक्स अंग्रेजों को जाने लगता है। तो जो टाइम पीरियड होता है द्वैध शासन का, कितने सिर्फ 7 सालों में लगता है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। 1765 ईस्वी में जब संधि हो जाती है इलाहाबाद की, उसके बाद 1772 ईस्वी तक, जब तक दूसरा जो है क्या है गवर्नर यानी कौन, वारेन हेस्टिंग्स, जब तक आता है 7 साल में भारत की बहुत ज्यादा लूट हो जाती है। उसी को भारत की लूट कहा जाता है, 7 साल के पीरियड को ही, जो बंगाल में जब तक द्वैध शासन रहता है। ठीक है दोस्तों, बक्सर का युद्ध होता है, किन किन के बीच में होता है, भारत की ओर से 3 ताकत से। ठीक है, कौन कौन से लिख लीजिए, शाह आलम, दोस्तों बक्सर का किसके बीच में हुआ, शाह आलम सेकंड के प्रथम व्यक्ति था। दूसरा था मीर कासिम, कौन था ये, बंगाल का फरीदाबाद का नवाब था मीर कासिम, ये था बंगाल का नवाब। और जो तीसरा था वो था कौन था, शुजा-उद-दौला। वहां पर ये ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। 1657 के प्लासी के में कौन था, सिराजुद्दौला था। यहाँ पर कौन है, शुजा-उद-दौला। ठीक है दोस्तों, शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला। अब मैं दिखाऊंगा ये कौन कौन थे। शाह आलम कौन था, सभी को पता होगी, उस टाइम पर मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह। मीर कासिम कौन था, बंगाल का नवाब था। और सिराजुद्दौला कौन था, ये था अवध का नवाब, अवध का नवाब। ये 3 कौन थे, ये तीनों भारत की ओर चढ़ रहे थे। ठीक, वह सिर्फ अंग्रेजों की ओर से कौन नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व कर रहा था कैप्टन मुनरो। ठीक है दोस्तों, कौन था, कैप्टन मुनरो, कैप्टन मुनरो। ठीक है दोस्तों, ये कौन था, ये अंग्रेजों की ओर से था, अंग्रेजों का प्रतिनिधि था, यानी अंग्रेजों का सेनापति। इसमें जीत किसकी हुई, आप सभी को पता होगा, जीत किसकी हुई, ब्रिटिशर्स की, यानी कि कैप्टन मुनरो की जीत हुई। जब यहाँ से जीत हुई तो जो अंग्रेज थे उनका हमारे पर धीरे धीरे दबाव बढ़ता गया। जब जीत हुई तो कब बहुत ही प्रसिद्ध संधि हुई जिसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। वो कब हुई थी, इसी युद्ध के बाद हुई थी, जब ये हार गए थे तीनों। 1765 में हुई थी क्या, इलाहाबाद की संधि, 1765 में। मैं आपको वहां को ले लेता हूँ, यहाँ पर जीका नहीं होगा आपको। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, उसको जब हम हार गए तो सबसे प्रसिद्ध संधि हुई 1765 ईस्वी में, किसकी, इलाहाबाद की संधि। किसकी संधि, इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि। आप समझ लीजिए कि संधि में क्या हुआ। ठीक है, जो आप अपने हिसाब से नोट करेंगे, जो बात आपको नोट करनी हो। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद संधि हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया कि 1765 में कौन सी संधि हुई, किस युद्ध के बाद हुई, तो किस युद्ध के बाद हुई, 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद हुई। अब इसमें हुआ क्या था वो सुन लीजिए। क्या हुआ कि पूरे के पूरे बंगाल, अवध और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों जो प्रांत थे, इन पर डायरेक्ट टैक्स वसूल करने का किस पर अधिकार कर दिए गए, जो टैक्स वसूल करने का अधिकार पहले तो वहां के जो नवाब हुआ करते थे, जो लोकल जो शासक हुआ करते थे, उनके पास हुआ करता था। लेकिन अब किसके पास कर दिया गया, अब कर दिया गया अंग्रेजों के पास, यानी कि जिन्होंने ब्रिटिशर्स के पास, ये उनके पास अधिकार कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, जब अधिकार कर दिया गया तीनों पे, टैक्स देने लगे तीनों ही, फिर क्या हुआ कि अब पूरे के पूरे बंगाल पर ब्रिटिशर्स का, यानी कि अंग्रेजों का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे पर अधिकार हो गया। वो दोनों तो सिर्फ टैक्स देने के लिए कर दिए गए इस संधि में। और जो तीसरा था वो था बंगाल पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का क्या करें, शासनकाल हो गया, यानी शासन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ठीक, क्या हो गया 1765 के बाद बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया, इसके बाद संधि के बाद। ठीक, ये लिख लेना आप, उस हिसाब से मैं समझाइए कि आप किस तरह से नोट करोगे बात को। पर क्या है, बंगाल पर
बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। हर चीज कानून बनाना, टैक्स जनरेट और अदरवाइज जो भी कानून थे सब किसके पास हो गए, सिर्फ सब ब्रिटिश के पास हो गए। बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। कंपनी का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया इस संधि में, पूर्ण रूप से अधिकार, पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। ठीक है दोस्तों, और यही सब बंगाल में प्रथम बंगाल जो बन जाता है 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी में। यहीं पर क्या है, बंगाल में जैव शासन स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरी उसमें बताऊंगा कि जैव शासन क्या होता है। वैसे सिर्फ आपने नोट रटाई होगा कि बंगाल में जैव शासन लगा 7 साल के लिए, लेकिन क्या था जैव शासन ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, पॉलिटी की 3rd क्लास में। अभी हमारा सिर्फ यूनिट 1 चल रहा है, यानी भारत का संवैधानिक विकास चल रहा है। इसके बाद में यूनिट 2 स्टार्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, यानी कि जो उसमें जो संविधान बना के थे उसके बारे में बताऊंगा। ये यूनिट 1 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो मेरी 4th क्लास आएगी पॉलिटी की उसको बिल्कुल भी लेना ना भूलें, क्योंकि यहीं से ही चार्टर एक्ट जो चार्टर राजनीति आना स्टार्ट हो जाएंगे और यहीं से हमारा कानून बनना की प्रक्रिया है। यहीं से शुरू बहुत पहले से हो चुकी है, लेकिन यहाँ से राजनीति स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ से और तेज हो जाएगी बनाने की जरूरत। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं से रखते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई भी डाउट लगा हो या कोई भी कमी आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यार हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं सभी, और आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए। आप मेहनत ही क्या करनी है, सिर्फ शेयर तो करनी है वीडियो और लाइक करनी है वीडियो और देखना है आपको और नोट तैयार करने हैं। यार यही तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम भी कुछ करो ना, बस यही है आपसे, और घर पर रहिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। That's all for today. ठीक है, जय हिंद।